गुड इवनिंग एवरीवन, शुभ संध्या। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के जीके क्विज क्लास में। राम तिवारी आपके सामने। और इस समय देखें तो देखिए समय है रात का 8 और आप सभी देखिए जीके क्विज की क्लास के लिए आए हुए हो। तो प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास। लेकिन उससे पहले ये कि प्यारे विद्यार्थियों, आपके साथ साथ जो भी अन्य नए अभ्यर्थीगण हैं उनको जानकारी होनी चाहिए कि आप जिस क्लास को देख रहे हो ये विविध एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी प्रश्न आपके लिए आगे आने वाली सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इनको आप लोग क्लास को देखिए, समझिए। लास्ट में पूछे गए ओरल क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए और साथ ही साथ इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी और बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की कक्षा में आपके सामने पहला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों कि निम्न में से कौन सा विभाग प्राधिकरण गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। पूछा ये गया प्यारे विद्यार्थियों कि कौन सा विभाग या कौन सा प्राधिकरण आपका गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। ऑप्शन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तो राज्य विभाग, राजभाषा विभाग, राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता या फिर जम्मू कश्मीर लद्दाख कार्य विभाग। प्यारे विद्यार्थियों, बात करें कि कौन सा निम्न में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है, तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों बात करें तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी सही आंसर है आपका राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता। ये आपका प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि अन्य जितने भी विभाग हैं ये आपके गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। और इसमें पूछा गया है कि कौन गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है, तो ये विभाग आपका गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। अब बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए इस प्राधिकरण की यानी रासायनिक हथियार जो है आपका, इस प्राधिकरण की स्थापना आपकी प्यारे विद्यार्थियों 1997 में भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के एक कार्यालय के रूप में की गई थी प्यारे विद्यार्थियों, ताकि भारत सरकार की ओर से रासायनिक हथियारों के तहत जो दायित्व हैं इन दायित्वों को पूरा किया जा सके। प्यारे विद्यार्थियों बात करें तो देखिए गृह मंत्रालय के जो विभाग हैं, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कुल 6 विभाग आते हैं, जिनमें से प्यारे विद्यार्थियों बात करें तो आपका राज्य विभाग है, राजभाषा विभाग है, साथ ही साथ आपका आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन विभाग है प्यारे विद्यार्थियों, गृह विभाग है आपका प्यारे विद्यार्थियों, और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के मामलों का जो एक डिपार्टमेंट है वो भी आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ प्यारे विद्यार्थियों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय किसके अंतर्गत एक कार्यालय है। सांख्यिकी सर्वेक्षण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सही आंसर करिएगा प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग। और सही उत्तर की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका सांख्यिकी और कार्यान्वयन, सांख्यिकी और कार्यान्वयन, यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन सी यहाँ पर भी आपका देखिए सही होगा। भारत में बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की सबसे बड़ी शीर्ष संस्था है कौन सी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन। हमेशा याद रखिएगा इसे, भारत में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाली सबसे बड़ी टॉप यानी सबसे बड़ी शीर्ष संस्था है। विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर इसके राष्ट्रीय सर्वेक्षण शामिल है प्यारे विद्यार्थियों। बात करें तो ये आंकड़ों का संग्रह करना, साथ ही साथ उनके प्रसंस्करणों को और उनके प्रकाशनों को मतलब एक आवश्यक स्वतंत्रता और स्वायत्तता के साथ एक कुशल निर्देशन का कार्य करता है प्यारे विद्यार्थियों। जो आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन जो विभाग है आपका, ये विभाग प्यारे विद्यार्थियों आंकड़ों का संग्रह करता है, प्रसंस्करण और प्रकाशनों के मामले में उनकी आवश्यक स्वतंत्रता और जो स्वायत्तता है उनमें कुशल निर्देशन करने का कार्य करता है ये विभाग प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आए और अगला प्रश्न है आपके सामने कि मध्यकालीन मथुरा और वृंदावन के प्रतिष्ठित कवियों का समूह जो अष्टछाप कहलाता था किस मध्यकालीन भक्ति संत के उत्तरवर्ती था। ये इतिहास का प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों CHSL 2020 ने जिसे पूछा है। बनारस के कबीर, बंगाल के चैतन्य, पंजाब के नानक या ब्रज के सूरदास। और प्यारे विद्यार्थियों बात करें कि देखिए मध्यकालीन मथुरा और वृंदावन के प्रतिष्ठित कवियों का समूह जो अष्टछाप कहलाता था, ये अष्टछाप जो समूह है ये किस भक्ति संत के उत्तरवर्ती था। तो वाजिब सी बात है कि ब्रज के सूरदास से संबंधित है आपका अष्टछाप अगर समूह है तो ये उत्तरवर्ती किसके हैं, ब्रज के सूरदास के उत्तरवर्ती प्यारे विद्यार्थियों। अब अगर इसके ऐतिहासिक अगर स्रोत की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों कहा गया है
है कि 5000 वर्ष पहले जो श्री कृष्ण जी के मित्र थे, वो श्री कृष्ण जी के मित्र ही इस समय मध्यकाल में श्री जी के प्राकट्य के समय में 8 महान कवियों के रूप में प्रकट हो गए। मतलब ऐसी जनश्रुति है, ऐसा लिखा मिला है कि जो 5000 वर्ष पहले जो भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र थे, वो मध्यकाल में जो अष्टछाप कवियों का जो समूह है वो वही है वो लोग। मतलब उनका एक बार फिर से पुनर्जन्म हुआ। अगर बात करें तो श्री कृष्ण भगवान के 8 परम मित्र थे। अगर इन 8 परम मित्रों की बात करें तो जैसे आपका कृष्णा, ऋषभ, अर्जुन, भोज, टोक, सुबाला, विशाला और श्रीदामा। वैसे ही प्यारे अभ्यर्थियों अगर अष्टछाप के कवियों की अगर बात करें तो प्यारे अभ्यर्थियों आपके कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास, ये 8 भक्ति कवियों का जो समूह है ये आपका अष्टछाप का समूह कहलाता है प्यारे अभ्यर्थियों मध्यकाल में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाएं तो अगला प्रश्न है कि होमोसेपियन शब्द किसके द्वारा दिया गया था। असिस्टेंट लोको पायलट 2018 में पूछा गया कि होमोसेपियन शब्द किसके द्वारा दिया गया। लिनियस है, डार्विन है, मेंडल है या फिर मिलर है, किसके द्वारा होमोसेपियन शब्द दिया गया प्यारे अभ्यर्थियों। ALP 2018 ने इसे पूछा है। तो बात करें सही उत्तर की प्यारे अभ्यर्थियों तो सही उत्तर होगा आपका ए ऑप्शन प्यारे अभ्यर्थियों आपका सही आंसर होगा, यानी कि लिनियस आपका सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें लिनियस की तो पूरा नाम कैरोलस लिनियस है इनका। तो कैरोलस लिनियस की जो द्विनामकरण पद्धति थी, इस द्विनामकरण पद्धति के अंतर्गत यह प्रणाली जैव विकास के दौरान दी गई थी। ठीक है, इसमें बात करें तो मानव का जो नाम था वो होमोसेपियंस था और जितने भी जीवधारी थे, अन्य भी जो थे, इन सभी का एक वैज्ञानिक नामकरण किया गया जिसको द्विनाम पद्धति के नाम से जानते हैं। इसमें 2 नाम मिलेंगे, एक तो उस मानव के स्पेसीज पर होगी और एक आपका वैज्ञानिक नाम होगा प्यारे अभ्यर्थियों। जैसे बात करें मानव का तो मानव का होमोसेपियन हो गया। जैसे बिल्ली की बात करें तो बिल्ली का आपका फेलिस कैटिस नाम है। जैसे बात करें मेढक का तो राना टिग्रीना कहते हैं। जैसे बात करें आम का वैज्ञानिक नाम तो ये क्या है, इसे मैंगीफेरा इंडिका के नाम से जानते हैं। गेहूँ की बात करें तो ट्रिटिकम एस्टिवम के नाम से जानते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। धान की बात करें तो ओराइजा सटाइवा के नाम से जानते हैं। इसे बहुत सारे अन्य नाम है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, जो द्विनामकरण पद्धति के अंतर्गत आते हैं और द्विनामकरण पद्धति के अंतर्गत जितने भी शब्द रचे गए हैं इनमें से आपके कैरोलस लिनियस का एक आमूल-चूल योगदान रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आ जाएं तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी। तो प्यारे अभ्यर्थियों सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। लगभग यानी कुल 15 महिला सदस्य थी। संविधान सभा की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो 1946 के कैबिनेट मिशन के दौरान जो चुनाव करवाए गए 389 सीटों पर 389 सदस्य थे जिन्होंने संविधान सभा में बैठ करके काम किया। ठीक है, इसके संविधान सभा के अगर अध्यक्ष की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो फिर कुछ समय बाद वहीं स्थायी अध्यक्ष के रूप में आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इसके बाद में हम देखते हैं प्यारे अभ्यर्थियों 15 महिलाओं की संख्या में। तो देखिए इस 15 महिलाओं में से आपकी विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, दुर्गा बाई, हंसा मेहता, साथ ही साथ कमला चौधरी, मालती चौधरी, रेणुका राय और इसके बाद है आपकी दसयानी, बेगम एजाज, एनी मस्करीनी, ये भी एक नाम है एनी मस्करीनी और प्यारे अभ्यर्थियों अम्मू स्वामीनाथन। ये कुल 15 नाम हैं जो 15 महिलाएं हैं प्यारे अभ्यर्थियों जो संविधान सभा की महिला सदस्य थी। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों की सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस किस देश में स्थित है। जापान, USA, चिली, इटली। ग्रुप डी 2011 ने पूछा प्यारे अभ्यर्थियों। तो सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी जो हेलेंस पर्वत है प्यारे अभ्यर्थियों, सेंट हेलेंस जो है, इसकी बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो ये आपका USA में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन क्लियर होगा प्यारे अभ्यर्थियों। यहाँ पे USA में स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों ये। अन्य अगर सक्रिय ज्वालामुखियों की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो जैसे आपके किलाथू है। किलाथू जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये आपके हवाई द्वीप में स्थित है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों लांगिला बगाना नाम के जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं ये आपके पापुआ न्यू गिनी में मिलेंगे प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें एटना ज्वालामुखी की तो एटना ज्वालामुखी आपका सिसिली द्वीप में मिलेगा प्यारे अभ्यर्थियों। स्ट्राम्बोली की बात करें तो लिपारी द्वीप में मिलेगा स्ट्राम्बोली जो है। वहीं बात करें कोयोपैक्सी जो ज्वालामुखी है प्यारे अभ्यर्थियों, वर्ल्ड जियोग्राफी का मामला है तो जो कोयोपैक्सी है ये आपका इक्वाडोर में मिलेगा। साथ ही साथ जो माउंट एरेबस है, माउंट एरेबस आपका अंटार्कटिका
अंटार्कटिका में स्थित एक आपका ज्वालामुखी है। तो वहीं बात करें प्यारे अभ्यर्थियों मेरापी, तो मेरापी जो है ये आपका इंडोनेशिया में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगले प्रश्न की ओर आ जाए तो अगला प्रश्न है कि 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य आपका शिक्षा से संबंधित है। यहाँ पे बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत आपके मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है, जो कि रूस से प्रेरित है। हमने रूस से अपनाया इन मौलिक कर्तव्यों को। इन कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया। इनकी पहले तो संख्या प्यारे अभ्यर्थियों 10 थी, बाद में कुल मिलाकर के 86वें जो संविधान संशोधन हुआ आपके 2002 में, इसमें एक और बढ़ाया गया और इसमें बढ़ा करके एक और शिक्षा कर दी गई, यानी कि जितने भी मतलब भारतीय नागरिक हैं, जो अभिभावक माता पिता हैं, अपने बच्चों को, अपने पाल्य प्रतिपाल्य को 6 से 14 वर्ष के बीच में जिनकी उम्र है उनको स्कूल ज़रूर भेजें। यहाँ तक क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थियों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों सी ऑप्शन, यानी कि उर्दू आपकी उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। पहली बात करें तो हिंदी आती है, दूसरी की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 में पहली राजभाषा तो देखो हिंदी कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद 1989 में जो एक और संशोधन किया गया, इस संशोधन में उर्दू को एक अतिरिक्त भाषा के रूप में जोड़ दिया गया। अतिरिक्त भाषा के साथ साथ उर्दू को उत्तर प्रदेश का दूसरी राज्य भाषा बना दिया गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आ जाए प्यारे अभ्यर्थियों। तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका डी ऑप्शन, यानी कि प्रयागराज में स्थित है आपका उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। अन्य सांस्कृतिक केंद्रों की बात करें तो देखिए, जो उत्तर क्षेत्र में स्थित है आपका सांस्कृतिक केंद्र प्यारे अभ्यर्थियों, ये आपका पटियाला यानी पंजाब में स्थित है। तो वहीं दक्षिण क्षेत्र का जो आपका सांस्कृतिक केंद्र है वो आपका तंजौर में स्थित है। पूरब क्षेत्र के अगर सांस्कृतिक केंद्र की बात करें तो प्यारे अभ्यर्थियों शांति निकेतन कोलकाता में स्थित है। तो वहीं पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की बात करें जो कि आपके उदयपुर राजस्थान में स्थित है, ठीक है। और जो आपका उत्तर मध्य क्षेत्र का है वो आपका प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। रेलवे ने आगामी माघ मेले के दौरान भीड़ नियंत्रण हेतु कहाँ एआई लागू किया है? तो प्यारे अभ्यर्थियों बी ऑप्शन, यानी कि प्रयागराज में। हाल ही में रेलवे ने जो आगामी माघ मेला है, इस माघ मेले को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज के विभिन्न रेलवे स्टेशनों में एआई को लागू किया है, एआई का प्रयोग किया गया है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो आईसीसीसी की स्थापना की गई है। आईसीसीसी की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स की स्थापना की गई है इलाहाबाद के कई सारे जो है तो रेलवे स्टेशन और जंक्शंस पे। यहाँ पे प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो माघ मेला के दौरान उमड़ी भीड़ और श्रद्धालुओं पर विशेष सुरक्षा बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पे कड़े पुलिस की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ ड्रोन कैमरों के माध्यम से इनकी निगरानी की जाएगी और इस पूरे कार्यक्रम का एक सफल और एक सुनियोजित कवरेज किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आ जाएं तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान ने एआई के माध्यम से सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन पर नजर डालिएगा प्यारे अभ्यर्थियों, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी अहमदाबाद या फिर आईआईटी बॉम्बे। और सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका, सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली की बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों तो एनएचएआई जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है, इस प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क की सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सड़क चिन्हों की जो उपलब्धता है सड़क के किनारे, इन पर सुधार करने के लिए एआई आधारित समाधानों का एक विशेष तरीके से प्रयोग किया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। साथ ही साथ बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि आईआईटी दिल्ली जिसे कहा जाता है, इसके साथ एक OMU यानी कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर इस परियोजना की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो ये जो आपकी परियोजना है, ये परियोजना आपकी 25,000 किलोमीटर लंबी परियोजना है, ठीक है, जो कि 25,000 किलोमीटर लंबे एक राजमार्ग को क्या करेगी,
ठीक है, 25,000 किलोमीटर को कवर करेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया प्यारे अभ्यर्थियों। बात करते हैं आज के सवाल कार्यक्रम की। तो आज के सवाल कार्यक्रम की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो इससे पहले की पिछली क्लास में जो मैंने पूछा था आपसे कि लोसान जो कि एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है, जो कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल माना गया है, ये कहाँ पर स्थल है प्यारे अभ्यर्थियों? तो सही उत्तर होगा आपका चीन। चीन में स्थित है आपका यूनेस्को विश्व धरोहर विश्व विरासत स्थल है जो लोसान। ये लोसान आपका जो प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है, ये आपका चीन में स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर देने वाले सभी स्टूडेंट्स की, तो रेशमा, आरती, मोहित और सत्यम पाल, इन सभी लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। साथ ही साथ इस क्लास में बहुत सारे लोगों का उत्तर गलत भी था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करते हैं प्यारे अभ्यर्थियों आज के सवाल कार्यक्रम की। तो आज के सवाल कार्यक्रम में आपके सामने सवाल है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के मस्कट यानी शुभंकर का क्या नाम था? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर का क्या नाम था? ऑप्शन सुनिएगा, शेरू, दूसरा ऑप्शन है मोगा, तीसरा ऑप्शन है जूही, या फिर चौथा ऑप्शन है उज्ज्वला। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है प्यारे अभ्यर्थियों? सही उत्तर कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे कल इसी क्लास में, इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, शुभ रात्रि।